हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। हमने अब तक का जो चैप्टर पढ़ा वो मानव विकास का पढ़ा था, जिसमें हमने मानव विकास की अवधारणा किसने दी हमने ये पढ़ा। हमने इसके स्तंभ पढ़े 4 और हम उपागम पर आ गए थे। उपागम यानी अप्रोच क्या है। तो पहली अप्रोच थी आपके पास में आयु उपागम, फिर हमने पढ़ा कल्याण उपागम, फिर पढ़ा हमने आधारभूत आवश्यकता उपागम। अंतिम उपागम हम पढ़ रहे थे और उसका नाम है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम। अब ये जो क्षमता उपागम है ये दिया किसने है? अगर हम इसकी बात करें तो पहले ही उससे बात करनी पड़ेगी कि उस उपागम की जरूरत कहां से आई। देखिए, हमने आयु उपागम पढ़ा जहां पर हमने आयु को आधार माना किसी मानव विकास का। फिर हमने कल्याण का उपागम पढ़ा कि हमको एक मनुष्य को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानते हुए सरकार को या किसी भी को भी देश को विकास करना है। फिर हमने पढ़ा कि नहीं, कुछ आधारभूत आवश्यकता को पूर्ति करनी है, जिसको आईएलओ ने दिया, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिया आधारभूत आवश्यकता उपागम। लेकिन फिर बाद में जो मानव विकास की अवधारणा हमने देती है, महबूब उल हक साहब देते हैं, अमर्त्य सेन उसमें आगे बताते हैं। उन्होंने बताया कि क्यों नहीं मनुष्य में ऐसी क्षमता विकसित कर दी जाए, ऐसी योग्यता विकसित कर दी जाए कि खुद वो अपना विकास भी करे और देश की उन्नति में भी सहायक हो। इस कारण क्षमता उपागम एक आता है, जिसको दिया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इस उपागम को दिया और इन्होंने क्या बताया? इस उपागम में बताया कि मानव में क्षमता का विकास कर, मानव में क्षमता का विकास कर, या क्षमता भी कह सकते हैं, या योग्यता का विकास कर, उसका देश की उन्नति में उसे सहायक होना चाहिए। यानी देश की उन्नति में उसे सहायक बनाना चाहिए, उसे सहायक बनाना चाहिए। तो ये अब आपका एक अंतिम उपागम है। इस वक्त यही चल रहा है क्षमता उपागम। देश की, राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो अपने हर नागरिक को इतना सशक्तिकरण मजबूत बनाए, इतना जिससे वो अपना भी विकास कर सके और देश की उन्नति में भी सहायक हो। अब हम आगे जो हम पढ़ेंगे मानव विकास के बाद में, हमने मानव विकास की अवधारणा पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी HDR। देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है यानी मानव विकास रिपोर्ट है, वो महबूब उल हक जो उन्होंने दी, अवधारणा दी, उसी आधार पे है। उन्होंने क्या बताया कि मानव विकास रिपोर्ट है, उसके लिए उन्होंने मानव विकास सूचकांक तय किया। मानव विकास सूचकांक तय किया जिसको हम HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और उन्होंने बताया कि मानव विकास सूचकांक वो 3 तथ्यों पर, इन 3 मापों के आधार पर हम किसी देश को तैयार करेंगे। देखो, जब भी हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो कोई ना कोई हम एक मान मानते हैं, एक सूचकांक देते हैं, उसके आधार पर हम किसी भी मतलब तथ्यों को हम प्रदर्शित करते हैं, उनको नंबर दिए जाते हैं। तो यहां पर जो HDI रिपोर्ट है उसको तैयार किया जाता है मानव विकास सूचकांक से। मानव विकास सूचकांक यानी इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये मानव विकास सूचकांक है, ये जारी कौन करा, यानी इसके बारे में बताया किसने? तो आपको पता, जो अवधारणा उन्होंने दी है, तो इसके बारे में जो बात करी है वो करी है महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने बताया कि हम मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट को जारी कर सकते हैं। और यह बताया कि ये 3 फैक्टर्स पे जारी होगी, 1, 2 और यहां पर 3 फैक्टर्स बताए। पहला इन्होंने बताया शिक्षा है, पहला इन्होंने बताया शिक्षा के आधार पर जारी होगी। दूसरा इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के आधार पे हम क्या करेंगे, किसी भी देश को हम उसके विकास को मापेंगे। और तीसरा बताया इन्होंने यहां पर संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच। अब इन्होंने यहां पर क्या लिया, ये तो सामान्य था। इन्होंने कहा शिक्षा में हमें क्या नापना है? शिक्षा में उन्होंने कहा कि हमको नापना है स्कूली शिक्षा जो होती है, यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो शिक्षा होती है वो हमको देखनी है। और साथ में हमको देखनी है प्रौढ़ शिक्षा, यहां पर देखनी है प्रौढ़ शिक्षा। स्वास्थ्य के अंदर उन्होंने बताया कि हम देखेंगे जीवन प्रत्याशा को। किसको देखेंगे? जीवन प्रत्याशा को। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है, पहले पढ़ चुके हैं, कि एक स्वस्थ व दीर्घ जीवन जीने की आयु, एक स्वस्थ व दीर्घ जीवन जीने की आयु, जीने की आयु। ये बात कर रहे हैं अभी महबूब उल हक साहब। लेकिन अभी तक ये जारी कौन कर रहा है मैं बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि मानव विकास रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक के आधार पर जारी किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 3 मापकों को लिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा में स्कूली शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आई, स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा आया, और संसाधनों तक पहुंच में आई प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति में आय में उन्होंने नापा
इसको नाप सकते हैं अमेरिकी डॉलर में। इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी वो स्वतः ही संसाधनों तक पहुंच जाएगा, यानी उसके संसाधनों तक पहुंच अच्छी बन जाएगी। अब इन लोगों का इसको मापे कैसे, तो इन्होंने बताया कि इसमें क्या करेंगे कि हर एक जो भी आपके पास मापक है 1, 2, 3, इनको 1/3 1/3 अंक दिए जाएंगे। 1/3 1/3 इसको दिए जाएंगे और 1/3 इसको दिए जाएंगे। जब आप 1/3 अंक देंगे, ये फुल अंक है यानी प्रत्येक को, तो इसके टोटल जो अंक हो जाएंगे वहां पर आप इसको एलसीएम करेंगे तो 1 + 1 + 1 यानी आ जाएगा 3/3 यानी 1। इसका मतलब इन्होंने बताया कि मानव विकास सूचकांक है वो अधिकतम मान क्या होगा, 1 होगा। अधिकतम मान क्या होगा, 1। तो मानव विकास सूचकांक का जो मान होगा वो 0 व 1 के मध्य होगा। 0 व 1 के मध्य होगा। काफी बार सवाल आता है और आपको समझना भी चाहिए कि 0 और 1 के मध्य क्यों होगा। या तो इन तीनों को 0 मिल जाए या सबसे अधिकतम 1/3 मिल जाए, फिर बीच का तो हो सकता है। इसमें अगर 0 मिलता है तो सबसे न्यूनतम मानव विकास सूचकांक में है वो, और 1 मिल जाए तो सबसे अधिकतम होगा। अब देखिए इन जो तथ्य पर है, इस तथ्य पर जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है वो कौन करता है, ये समझने वाली बात है। तो ये करता है यहां पर महबूब उल साहब के जो इन्होंने सूचकांक बताए, यानी एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार, यानी एचडीआई के आधार पर 1990 से यूएनडीपी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, इसका नाम है यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये क्या करता है, प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में जो देश सबसे ऊपर होता है उसके मानते हैं कि मानव विकास के अंदर वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, प्रति व्यक्ति आय में सबसे अच्छा है, सब स्तर पे अच्छा है। और जो सबसे नीचे होता है उस पर चिंतनीय विषय की बात होती है और उसमें उसके लिए उसके सहयोग भी किया जाता है, रिपोर्ट जारी करता है। अब देखिए जो यूएनडीपी है वो आपकी एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है, यानी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। लेकिन इस सूचकांक के साथ में क्या है समझिए आप, इस मानव विकास सूचकांक के साथ पता पड़ता है कि किसी देश ने किन किन क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करी है। यानी कोई भी देश की बात करें, उन्होंने किन किन क्षेत्रों में विकास में उपलब्धि हासिल करी है, वो कहां पर आगे है। लेकिन ये मानव विकास में कमी को नहीं नापता। हर देश में आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में होगा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी भी सामाजिक क्षेत्र के अंदर कुछ कमियां रहती है, लेकिन मानव विकास सूचकांक क्या करता है, क्षेत्रों की उपलब्धियां नापता है, लेकिन ये मानव विकास में कमी को नहीं नापता, नहीं मापता। तो बेटा इसमें क्या है, जब कमी को मापना है तो फिर एक और सूचकांक होना चाहिए। तो यूएनडीपी के द्वारा ही दूसरा सूचकांक जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक के साथ में, वो है मानव गरीबी सूचकांक। और ये सूचकांक क्या होता है, ये मानव विकास में कमी को मापता है कि कहां पर कमी रह गई, उसको मापता है। मानव विकास में कमी को मापता है। देखिए हर चीज की अगर आप अच्छाई करें तो बुराई भी पक्ष होती है। जब आप इसकी उपलब्धियां बताएंगे तो कमी को बताना भी जरूरी है। तो मानव विकास में तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं। मानव विकास में कमी को मापता है। और सबसे बड़ी बात, ये बिना आय वाला माप है। इसमें आय का कोई भी मतलब नहीं होता, आय से इसको नहीं मापा। तो बिना आय वाला माप है। अच्छा, इसको दो 4 आधारों पर नापते हैं, 1, 2, 3, 4। पहला ये आता है कि जीवन प्रत्याशा बात करी तो इसमें होता है कि 40 वर्ष से अगर कम आयु तक जीवन प्रत्याशा हो तो ये मापा जाता है। इसको कमी के अंदर दर्ज किया जाता है। 40 वर्ष से कम आयु की अगर जीवन प्रत्याशा हो तो उसको दर्ज किया जाता है। दूसरा क्या आता है इसमें, अल्प भार वाले जो बच्चे हैं, जिनकी जो वेट है, वजन है, वो जो होना चाहिए उससे कम है, उनको इसमें रखा जाता है। तीसरा है, अगर स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, पहुंच नहीं रखने वाले लोगों की संख्या को इसमें मापा जाता है कि जो लोग स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं रख पाते हैं उन लोगों को इसमें मापा जाता है। और चौथा पॉइंट आपका है निरक्षर दर। यानी आप इसके अंदर मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं है। तो दूसरी सी कमी को नापता है मानव गरीबी सूचकांक, जो बिना आय वाला माप है और मानव विकास में कमी को दर्शाता है। जारी कौन करता है, वही यूएनडीपी जारी करता है।
और इसमें किन तथ्यों पर? 40 वर्ष से कम आयु तक की जीवन प्रत्याशा, अल्प भार वाले बच्चे ये इसमें होते हैं, स्वच्छ जल तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों की संख्या और निरक्षर दर को शामिल किया जाता है। और किसी भी देश का अगर हमको पूर्ण मानव विकास मालूम करना है तो यूएनडीपी क्या करता है? यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, इन दोनों सूचकांकों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी करता है, जिससे हमको किसी भी देश की एक सही स्थिति का मालूम पड़ जाता है। तो देखा, जैसे कि आपने पढ़ा, मानव विकास सूचकांक एसडीआई रिपोर्ट जारी करते हैं महबूब हक इन 3 सूचकांकों के आधार पे, और उन्होंने यूएनडीपी प्रतिवर्ष 1990 से रिपोर्ट जारी कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि मानव विकास सूचकांक के साथ मानव गरीबी सूचकांक भी ये बता रहा है, जारी कर रहा है। अब हम आगे इसके अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मतलब पूरे विश्व की अंतरराष्ट्रीय तुलना करेंगे मानव विकास सूचकांक के आधार पे या मानव विकास के आधार पे। इसमें आप ये समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी से। अब देखिए, हम करेंगे अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं विश्व के देशों की। समझिए, देखिए, पहला फैक्टर मैं बताता हूं कि अगर कोई भी देश क्षेत्रफल में बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मानव विकास में भी अच्छा होगा। यानी किसी भी देश का, मैं 3 फैक्टर बताता हूं, किसी भी देश का आकार, अर्थव्यवस्था व प्रति व्यक्ति आय का सीधा संबंध मानव विकास से नहीं होता है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है, बताइए। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण आप लीजिए, नंबर ए में लीजिए आप। हम लेते हैं भारत और श्रीलंका को। भारत का क्षेत्रफल श्रीलंका से बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल ज्यादा है इसका, इनसे बहुत ज्यादा है श्रीलंका से। लेकिन मानव विकास की सूचकांक के रिपोर्ट में श्रीलंका भारत से बहुत आगे। यानी क्षेत्रफल आकार से पता नहीं पड़ता कि कोई देश मानव विकास सूचकांक में ऊपर होगा या नहीं। दूसरा, हम लेते हैं अर्थव्यवस्था। हम देखते हैं कि कुछ छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जैसे श्रीलंका है, टोबैको है, त्रिनिदाद है। ये छोटी अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, ये इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? छोटी अर्थव्यवस्था है। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था इनसे बहुत बड़ी है, अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा है, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। फिर भी मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका, टोबैको और त्रिनिदाद का स्थान भारत से ऊंचा है। यानी इसका सीधा संबंध, यानी अर्थव्यवस्था भी इसको प्रभावित नहीं करती है। तीसरा फैक्टर हम लेते हैं प्रति व्यक्ति आय। इसको हम समझते हैं भारत के राज्यों से। आप केरल को ले लीजिए, केरल की प्रति व्यक्ति आय जो होती है, केरल से बहुत ज्यादा प्रति व्यक्ति आय मिलेगी आपको पंजाब और हरियाणा की, क्योंकि पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति हुई है। हरित क्रांति के कारण यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो केरल से बहुत ज्यादा है। लेकिन मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो वहां पर केरल पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आता है। भारत में प्रथम स्थान पर है, प्रथम राज्य है किसमें? मानव विकास की सूचकांक की रिपोर्ट में। इसका अंतरराष्ट्रीय तुलना में हम 3 फैक्टर लेते हैं। किसी भी देश का जो आकार है, हमने समझा क्षेत्रफल के आधार पे, या अर्थव्यवस्था है या प्रति व्यक्ति आय है, वो मानव विकास को प्रभावित नहीं करती है। 3 उदाहरण लिए हमने। भारत श्रीलंका को पढ़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से श्रीलंका काफी ऊपर है। श्रीलंका, टोबैको, त्रिनिदाद है, वो अर्थव्यवस्था में छोटे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है भारत की, लेकिन फिर भी श्रीलंका और ये तीनों देश भारत से मानव विकास सूचकांक में आगे हैं। और हम भारत में राज्यों की बात करें, केरल से प्रति व्यक्ति आय ज्यादा पंजाब हरियाणा की है, और लेकिन पंजाब हरियाणा ज्यादा है। ये बात रिपीट कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रही होगी। अब हम पढ़ते हैं मानव विकास के स्कोर के आधार पर देशों का वर्गीकरण। जो मानव विकास का जो स्कोर है, यानी मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो एक रिपोर्ट पेश की गई है, उसके आधार पर देशों का वर्गीकरण। यानी मानव विकास के स्कोर के आधार पर देशों का वर्गीकरण।
देखिए, हम इसके अंदर जो पहले वर्गीकरण पे लेंगे वो आप मानिए पहला जो वर्गीकरण माना गया है, मैंने बताया था इसका मान 0 से 1 के मध्य होता है, 1 सबसे ज्यादा होता है, वैसे बताया गया 0.968 का मान होता है, वो सबसे अति उच्च होता है। लेकिन हम इसमें मान रहे हैं कि हम पहला अपन इसमें लेते हैं अति उच्च स्तर, अति उच्च स्तर। और इसमें शामिल किया गया है कि जिनका मान 0.800 से ऊपर हो, ऐसे देश जिनका मानव विकास सूचकांक जो मान है वो 0.800 से ऊपर हो, वो आते हैं अति उच्च स्तर वाले में आते हैं। ये अपन बता रहे हैं मानव विकास के स्कोर के आधार पर देशों का वर्गीकरण। और इसमें कुल विश्व के टोटल 66 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 66 देश शामिल है। अब ये शामिल क्यों है? क्योंकि बेटा इन पे खास बात क्या है कि ये जो भी देश हैं, जैसे बात अपन पहले नंबर पे लेते हैं नॉर्वे, दूसरे पर नंबर पे लेते हैं आप, जैसे आप ले सकते हैं आयरलैंड भी ले सकते हैं, आप स्विट्जरलैंड भी ले सकते हैं, जो यूरोपियन कंट्री है, इन सभी देशों को ले सकते हैं। ये देश मानव विकास सूचकांक में मतलब काफी आगे हैं। क्यों? क्योंकि इन देशों में जो सामाजिक खंड है, सामाजिक खंड जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसमें सर्वाधिक खर्च होता है, सर्वाधिक खर्च होता है, सर्वाधिक व्यय होता है, अर्थव्यवस्था का बड़ा व्यय पैसा यहां पर होता है। कहां पर? इन सामाजिक खंडों में होता है। क्योंकि इन देशों में सामाजिक शांति है, राजनीतिक शांति है, राजनीतिक शांति है, कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो जो भी पैसा होगा वो इन सामाजिक खंडों में खर्च होगा। और जिन भी देशों में सामाजिक खंडों में यानी शिक्षा पे खर्च होगा, स्वास्थ्य पे खर्च होगा, ये हमारे मानव विकास में आयाम में भी थे, तीनों आयाम में भी थे, शिक्षा था, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय था, यानी रोजगार में खर्च होगा, वो अपने आप ही स्वतः ही वो देश मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 आएगा। अब दूसरा जो हम लेंगे इसके अंदर वो लेते हैं उच्च स्तर, उच्च स्तर। और इसका जो मान आता है वो आता है 0.7 से 0.799, ये मान लीजिए आप 0.7 से 0.799 यानी 8 से नीचे, यहां तक जो अंक का मान आएगा उनको हम बोलेंगे उच्च स्तर के देश। और यहां पर जो उच्च स्तर के देश में शामिल हैं वो टोटल हैं 53 देश। वो कितने देश हैं? वो 53 देश शामिल हैं। यानी आप इसमें मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट लेंगे और उसके आधार पर बताया गया। और यहां पर आपके जितने जो देश मिलेंगे वो आपको मिलेंगे या तो औद्योगिक जो यूरोपीय देश है, औद्योगिक यूरोपीय देश है, या फिर जो गैर यूरोपीय देश है वो भी इसके अंदर शामिल है। गैर यूरोपीय देश इसमें शामिल है। इन देशों के अंदर, इन देशों में सामाजिक खंड में खर्च हुआ है, लेकिन इतना खर्च नहीं हुआ जितना अति उच्च स्तर वालों में हुआ है। तो यहां पर ये उच्च स्तर में क्यों है, अति उच्च में क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें सामाजिक खंड में कम व्यय हुआ है, ज्यादा व्यय नहीं हुआ है। इसका भी अपन कारण मान सकते हैं क्योंकि औद्योगिक यूरोपीय देश है, ये ऐसी कंट्रियां हैं यहां पर तो बिल्कुल सुख शांति सब कुछ है, लेकिन यहां पर क्या औद्योगिक यूरोपीय देश हैं, तो इन देशों ने अपने एक पक्ष पर ज्यादा खर्च किया है, जैसे विकास है, तकनीक पर ज्यादा खर्च किया है। इस कारण शिक्षा और स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत कम होने के कारण, सामाजिक खंड में इनसे कम होने के कारण उच्च स्तर में आते हैं। और इसका मान आता है 0 और टोटल कितने आते हैं? 53 देश। ये याद करना है, 53 देश है और यहां पर 66 देश है। इसकी तुलना में कम है, बाकी ज्यादा पीछे नहीं है, ये इनका मान है। अच्छा, अब तीसरा जो मान आता है वो आपका वो आता है मध्यम स्तर। वो आता है मध्यम स्तर के देश। मध्यम स्तर के देश इसमें आएगा आपके 0.550 से 0.550 से लेके 0.6, देखो 0.7 तक यहां आ रहा है, 0.7 तक यहां आ रहा है, तो 0.699 तक, 0.550 से लेके 0.669 तक के जो मान है उनमें इन देशों को शामिल किया गया है। और यहां पर टोटल जो देश है वो है 37 देश। वो कितने देश हैं? 37 देश। तो इन देशों में कौन शामिल है? तो इन देशों का जो विकास है, इन देशों का विकास है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है, अधिकतर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। और इसमें अधिकतर क्या है? उपनिवेश देश शामिल है। जो उपनिवेश रहे थे, जैसे भारत जैसे देश भी इसमें शामिल है, इसमें उपनिवेश देश शामिल है। यानी इन देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है और इसमें उपनिवेश देश भी शामिल है। और इसमें 1990 के बाद सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो वो देश भी इसमें शामिल हो गए। सोवियत संघ के विघटन के बाद
जो देश थे वो भी इसमें शामिल हुए। तो आप देख रहे हैं इसमें इन देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि उपनिवेश देश भी शामिल है, जिसमें भारत भी है, और 1990 के बाद में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भी इसमें देश शामिल है। अच्छा, इसमें खासकर बात क्या है कि इन देशों के अंदर क्या हुआ है कि जब यहां पर ये उपनिवेश भी रहे, सब कुछ रहे, तो इन्होंने क्या किया है, मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो अपना पैसा खर्च किया है, जो भी किया है, वो सामाजिक कल्याण व लोक कल्याणकारी योजनाओं में अपना व्यय किया है। अपना जो पूरा फोकस है वो यहां पर खर्च किया है कि सामाजिक, आप यूं कह सकते, सामाजिक कल्याण व लोक कल्याणकारी योजनाओं पर इन्होंने अपना पैसा खर्च किया है। और इनका अगर इतिहास में देखा जाए तो इनका इतिहास के अंदर एक थोड़ा से मध्यम स्तर में क्यों है, क्योंकि इनका इतिहास आप देखेंगे ये उपनिवेश काल में थे, तो यानी इन पर किसी का राज रहा था। तो इतिहास के अंदर इन देशों में सामाजिक रूप से अशांति रही है और राजनीतिक अस्थिरता रही है। सामाजिक अशांति रही है और राजनीतिक अस्थिरता रही है, जिसके कारण कुछ पैसा इनका अभी रक्षा पर भी खर्च होता है। जैसे भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत अभी उपनिवेश से इसमें शामिल तो हो गया है, लेकिन सीमा विवाद के कारण कुछ पैसा इनको रक्षा पे भी खर्च करना पड़ता है। तो सामाजिक खंडों में इनका पैसा कम खर्च होता है। ठीक है, तो देखो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। अति उच्च स्तर 0.8 से लेके ऊपर है, 66 देश शामिल है। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड है। सामाजिक खंड में बहुत पैसा खर्च हुआ है। उच्च स्तर में 0.7 से लेकर 0.779 है, 53 देश है। औद्योगिक यूरोपीय देश व गैर यूरोपीय देश है। सामाजिक खंड में कम व्यय हुआ है क्योंकि औद्योगिक तकनीक में ज्यादा थोड़ा सा देख रहे हैं। मध्यम स्तर में इतना यह है, 37 देश हैं। और इन देशों में सबसे खास बात है, इनका देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। उपनिवेश भी इसमें शामिल है, जैसे भारत है और उपनिवेश शामिल है। तो इनका कुछ पैसा हम ये कह सकते हैं सामाजिक खंड के साथ, थोड़ा बहुत पैसा सामाजिक खंड के साथ इनका पैसा युद्धों में भी खर्च हुआ है। इसके साथ में युद्धों में यानी रक्षा में कह सकते हैं हम, रक्षा में भी खर्च होता है इनका पैसा। इस कारण ये मध्यम स्तर में है। और इनका इतिहास ये रहा है कि इनकी सामाजिक अशांति रही है और राजनीतिक अस्थिरता रही है। अब हम चौथा जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निम्न स्तर। चौथा हम पढ़ेंगे निम्न स्तर। मैं यहां कर देता हूं। अब देखिए निम्न स्तर के अंदर हम यहीं से लेंगे 0.550 है, चौथा है निम्न स्तर, और निम्न स्तर में लेंगे 0.549 है ना, से यहां से शामिल होंगे, यानी इससे नीचे। अब इससे नीचे जो भी देश हो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। और पहले में आपने लिए 66 देश, इसमें लिए 53 देश, इसमें लिए 37 देश, और इसमें आएंगे आपके 33 देश। इसमें कितने शामिल होंगे? 33 देश। आपको याद करना है, पहले में 66 है, फिर 57 है, फिर 53 है, फिर आपके 37 है, और फिर 33 है। ये देश है आपके अति उच्च में, मध्यम में और निम्न के अंदर। और इन देशों के अंदर क्या है, ये देश बिल्कुल आप समझेंगे ये अल्पविकसित देश हैं, और यहां पर राजनीतिक उपद्रव रहते हैं, सामाजिक अशांति रहती है, और इस कारण सामाजिक अस्थिरता रहती है। इसी कारण इन देशों का अधिकांश जो पैसा होता है वो सामाजिक खंडों में खर्च नहीं होता है, और ये खर्च कहां होता है? रक्षा में खर्च होता है। ऐसे देशों को जब बॉर्डर पे अस्थिरता रहेगी, तनाव रहेगा, तो सारा पैसा रक्षा में खर्च होगा। जैसे पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं। पाकिस्तान का टोटल जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा में खर्च होता है। इस कारण ये देश शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे या फिर रोजगार पर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, और ये निम्न स्तर की श्रेणी में आते हैं। तो ये मानव विकास के स्कोर के आधार पर देशों का वर्गीकरण हो गया। अति आपके उच्च से उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। कारण आप जान सकते हैं, अति उच्च के अंदर सामाजिक खंड है, उच्च स्तर में भी सामाजिक खंड है लेकिन थोड़ा कम है, मध्यम स्तर में प्राचीन काल का जो प्रभाव है सामाजिक अस्थिरता, राजनीतिक उपद्रव का, इसके कारण यहां पर थोड़ा कम है। और निम्न स्तर में ये वर्तमान में ही ये इसी से ग्रस्त चल रहे हैं, अभी वर्तमान में ग्रस्त चल रहे हैं। इसके कारण सामाजिक खंड में खर्च न करके ये रक्षा में खर्च कर रहे हैं। तो ये निम्न स्तर वाले जो देश हैं, इनमें क्या हुआ है कि इनमें राजनीतिक अशांति है, सामाजिक अशांति है, और वर्तमान में भी राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं।
जिसके कारण इनका पैसा अधिकांश रक्षा पर खर्च हो रहा है और इन्होंने क्या किया है कि ये क्या है, सामाजिक खंडों में शिक्षा स्वास्थ्य पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं सामाजिक विकास की, मानव विकास की बात कर रहे हैं, महबूब उल हक साहब भी आए हैं, उन्होंने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। लेकिन एक हमारा पड़ोसी देश है, वो बात करता है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक की। वो ये मानता है, जैसे हम मानते हैं, पूरा विश्व मानता है कि जो देश शिक्षा के स्तर पर अच्छा होगा, स्वास्थ्य के स्तर पर अच्छा होगा, पैसे के स्तर पर अच्छा होगा, वो आगे है। लेकिन एक हमारा पड़ोसी देश है, वो मानता है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज मानता है वो प्रसन्नता को। अगर वहां के नागरिक प्रसन्न होंगे, हृदय से प्रसन्न होंगे, अपने काम को करेंगे, तो वो देश, वो मानता है कि वो देश इतना आगे होगा। और वो है भूटान। भूटान ने मानव विकास के रूप में, मानव विकास के मापन के रूप में, आप कह सकते हैं मापन के रूप में, प्रसन्नता सूचकांक को अपनाया है। प्रसन्नता सूचकांक को अपनाया है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को अपनाया है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी देश जो है, उस मतलब कोई भी देश की बात करता है कि वो प्रसन्नता के कीमत पर, वो उस देश की, उसके नागरिकों की प्रसन्नता की कीमत पर अपनी भौतिक वृद्धि नहीं कर सकता। वो ये कहता है। और भूटान के लिए कहता है कि हम क्या करते हैं कि हम अपने नागरिकों की प्रसन्नता की कीमत पर अपने देश की भौतिक वृद्धि नहीं कर सकते, उसका विकास नहीं कर सकते। कि भाई हमारे देश के अंदर चारों तरफ पक्की सड़कें हों और चारों तरफ बिल्डिंगें हों, वो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हों, लेकिन हमारे नागरिक ही प्रसन्न ना हो, उसकी कीमत पर हम ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि प्रसन्नता को महत्व दिया है। उन्होंने किसको महत्व दिया है? प्रसन्नता को महत्व दिया है कि प्रसन्नता की कीमत पर हम भौतिक प्रगति नहीं कर सकते, भौतिक प्रगति नहीं कर सकते। और एक बात बढ़कर और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मानव जो विकास है, मानव विकास जो बताया उन्होंने, मानव विकास के लिए उन्होंने कहा कि मानव विकास का हमको गुणात्मक पक्ष तो देखना ही चाहिए, गुणात्मक पक्ष के साथ में उसका आध्यात्मिक पक्ष भी देखना चाहिए, आध्यात्मिक पक्ष भी देखना चाहिए। वो ये कहते हैं, भूटान ने कहा है कि मानव विकास का हमको गुणात्मक पक्ष के साथ में आध्यात्मिक पक्ष भी देखना चाहिए कि मनुष्य जो है वो मन से, हृदय से कितना प्रसन्न है, योग कर रहा है, स्वास्थ्य के रूप से कितना अच्छा है। तो इन्होंने एक बात करी है। और वाकई में आज का जो समय है बेटा, आप देख रहे हैं कि आजकल हर व्यक्ति तुरंत ही अशांत हो जाता है, डिप्रेशन में गुजर रहा है। तो मैं भी मानता हूं कि मानव विकास के सूचकांक में बाकी चीजों को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन प्रसन्नता को भी जरूर शामिल करना चाहिए। ये भूटान ने कहा है। तो बेटा, आपने अभी तक इस पूरी भूगोल की यात्रा में, इस पाठ में क्या क्या पढ़ा? हमने मानव विकास के बारे में पढ़ा, विकास और वृद्धि का अंतर जाना। हमने महबूब उल हक ने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के अर्थशास्त्री ने कहा, उन्होंने जो अवधारणा दी, उन्होंने बताया कि विकल्प में वृद्धि करना ही मानव विकास है, जिसमें उसको आत्मसम्मान के साथ वो एक ऐसा जीवन जी सके जिससे वो देश की योग्यता में, देश की उन्नति में काम आ सके। प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं कि स्वतंत्रता में वृद्धि ही मानव विकास है। फिर हमने मानव विकास के स्तंभ पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि समता से विकास होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए। और उसमें बताया कि उन्होंने कि आपके पास में क्या होना चाहिए कि पोषणीय जो विकास होना चाहिए, वो सतत पोषणीयता का विकास होना चाहिए। फिर उन्होंने उपागम की बात की, जिसमें आय उपागम किया, कल्याण उपागम किया, आधारभूत अवस्था उपागम दिया जो आईलो ने दिया, क्षमता उपागम की बात करी जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया, जो अभी वर्तमान में है। इन्होंने फिर हमने अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं करी। हमने मानव विकास सूचकांक में 4 श्रेणियां पढ़ी मानव विकास मापन के हिसाब से, जिसमें हमने अति उच्च, मध्यम और निम्न स्तर पढ़ी, उसके बारे में बात करी। और फिर हमने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक के बारे में बात करी जो भूटान ने दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आया। आप यूं ही पढ़ते रहिए और आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, समझिए। और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको इसके बारे में, इसका जो टेस्ट का लिंक है वो भी वहां पर मिल जाएगा, जो आप ज्योग्राफी पाठशाला ऐप पर दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी वहां से दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप यूं ही पढ़ते रहेंगे, यूं ही साथ मेरे बने रहेंगे।